द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज एक न्यूज़ आई है जिसमें कहा गया है कि बैंक कंसोलिडेशन राउंड 2 इसके बारे में पीएसबी मैराथन अगले महीने हो रही है, जिसमें डिस्कस किया जाएगा कि बैंक्स की फर्दर कंसोलिडेशन। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और एज ए इन्वेस्टर जो बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं हमें क्या करना चाहिए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। तो पहले न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट मंथ में पीएसबी मैराथन, जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स ये डिस्कस करेंगे कि जो बैंक की कंसोलिडेशन सेकंड फेज अगर हमने करना है तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसका जो एजेंडा रखा है या ऑब्जेक्टिव रखा है वो ये है कि दे वांट टू क्रिएट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव लार्ज लेंडर्स, बड़े बैंक जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो और बड़े स्केल पे लैंडिंग कर सकें। दैट इज द वन एजेंडा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की डिमांड इंडियन इकोनॉमी में बढ़ रही है उसको फाइनेंस कर सकें, वो सेकंड ऑब्जेक्टिव। एंड द थर्ड इज इकोनॉमी में जो न्यू डिमांड क्रिएट हो रही है उसको फाइनेंस कैसे किया जा सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए जिस कंसोलिडेशन का डिस्कशन पेपर आ रहा है। एंड एक ये भी हिंट दिया है कि गवर्नमेंट वांट्स कि 3-4 लार्ज बड़े बैंक हो। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक को अगर बड़े माने तो वो उससे भी बड़े बैंक्स लाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। अगर इंडियन इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गई है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है, तो क्या टॉप 10 वर्ल्ड के बैंक्स में स्टेट बैंक या कोई और इंडियन बैंक होना चाहिए, जो अभी तक नहीं है। तो उसी तरफ ये मैराथन अग्रसर होगी कि हम जहां इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं वहीं इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बैंक्स भी होने चाहिए, 1 या 2 बड़े बैंक उस स्केल के होने चाहिए। अब इस जो कंसोलिडेशन की बात हो रही है, पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसोसिएट बैंक्स जो थे उसका मर्जर हुआ एसोसिएट बैंक्स का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कुछ हिकअप्स थे लेकिन इट वाज प्रूव टू बी ए वेरी सक्सेसफुल मर्जर। उस सक्सेस को देखते हुए 2020 में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 12 किया गया। इनिशियली वहां भी कुछ प्रॉब्लम्स थी लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये मर्जर भी सक्सेसफुल माना गया और अब इन 12 बैंक्स को फर्दर कंसोलिडेट करके 3-4 लार्ज बैंक्स और कुछ और बैंक बनाने का गवर्नमेंट का इरादा है। अब इसी स्टेज पे हम देखते हैं कि ये कंसोलिडेशन का एडवांटेजेस क्या रहते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि जितना बड़ा बैंक होगा उसकी शॉक बेयरिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। छोटे मोटे अगर कहीं एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आ गई, 1 या 2 बड़े लोन्स खराब हो गए, कभी डिपॉजिट्स के ऊपर कोई दिक्कत आ गई या कोई और बड़ी नेगेटिव न्यूज इंटरनेशनल लेवल पे आ गई, तो जितना बड़ा बैंक होगा उसको वो एब्जॉर्व करना उतना उसके लिए आसान हो जाता है। छोटा बैंक होगा तो उतना ही उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि बैंकिंग जो है ट्रस्ट पे चलती है, एक ट्रस्ट अगर खत्म हो गया तो देयर इज ए रन फॉर मनी ऑन द बैंक्स। इस खतरे को देखते हुए ये कंसोलिडेशन फर्दर हम उसमें करना चाहते हैं। सेकेंडली, जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को हम पुश दें, जो कि एक बड़ी इस समय रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी की। तो अगर बड़े बैंक होंगे तो वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फाइनेंसिंग भी इजीली आसानी से कर सकेंगे। देन वेन एवर देयर इज ए कंसोलिडेशन देयर कम्स द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर स्केल बड़ा हो जाएगा तो कॉस्ट कटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। फर्दर कॉस्ट कटिंग हो जाती है ब्रांच कंसोलिडेशन से, कि एक ही अगर सिटी में 2 ब्रांचेज आपके एक बैंक की हैं, 2 ब्रांचेज बी बैंक की हैं और उन सबको अगर मर्ज कर दिया जाता है तो 4 ब्रांचेज की जगह सिर्फ 2 बैंक ब्रांचेज के साथ ही काम चला सकते हैं। तो ये मर्जर जो है इससे कॉस्ट कटिंग होती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसी तरह इंप्लॉइज की भी रैशनलाइजेशन से जो है कॉस्ट कटिंग होती है। देन एक दूसरे बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो जब मर्ज होते हैं तो क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज उतनी बढ़ जाती हैं। ए बैंक अगर
उसका बेस बड़ा है लेकिन वो हाउसिंग लोन्स, कार लोन्स अपने कस्टमर्स को नहीं दे पा रहा, तो दूसरा बैंक अगर उसमें स्ट्रांग है तो वो ए बैंक के कस्टमर्स को भी इस तरह की क्रॉस सेलिंग कर सकता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी दे सकता है। एंड जब कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो अगर बड़े बैंक होंगे तो फॉरेनर्स को भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज को भी एक कंफर्ट रहता है, जितना बड़ा बैंक होगा उतना उनको कंफर्ट रहता है, वो आसानी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी रहते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही रहता है कि इस सब कंसोलिडेशन को 6 महीने से लेके 18 महीने या 2 साल तक वक्त लगता है, जिसमें दोनों बैंकों के लिए, मर्जिंग बैंक और मर्ज्ड बैंक दोनों के लिए डिस्ट्रप्शन रहती है। अब ये 12 बैंकों की जब हमने बात की तो इनकी रैंकिंग देख लेते हैं। फर्स्ट में जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेकंड में पंजाब नेशनल बैंक आ जाता है, थर्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, फोर्थ में कैनरा बैंक आ जाता है, फिफ्थ पोजीशन पे यूनियन बैंक आ जाता है, सिक्स पे बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है और सेवंथ पे इंडियन बैंक आता है। 3-4 और बैंक हैं जिनका मर्जर पिछले मर्जर में जिनको छेड़ा नहीं किया था, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। इन सबको मिला के ये 12 बैंक बन जाते हैं जो इस समय पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है एग्जिस्टिंग अवेलेबल हैं। अब ये तो सब हो गया। अब इस पीएसबी मैराथन में क्या डिस्कस हो सकता है और क्या आउटकम आ सकती है। पहली आउटकम तो यही आ सकती है कि लास्ट टाइम जिन बैंक्स को छोड़ दिया गया, जैसे सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब सिंध बैंक है, इन सब को 5 बैंकों को एक एक करके बड़े बैंकों को दे दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। देयर इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी इज, क्योंकि 3-4 बड़े बैंकों की गवर्नमेंट बात कर रही है, तो हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक का कैनरा बैंक में मर्जर, यूनियन बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर। कहने का मतलब है कि टॉप के जो 5-6 बैंक हैं उनको मर्ज करके 2 या 3 बड़े बैंक बना दिए जाएं। देन आल्सो देयर आर डिस्कशंस की जो बैंक आरआरबीज हैं उनको, जो भी उनके स्पॉन्सर बैंक्स हैं उसमें मर्ज कर दिया जाए, उस बारे में भी गवर्नमेंट बातचीत कर रही है। देन टू अनलॉक द वैल्यू फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स देयर इज ए टॉक। हालांकि ये इशू जो है नॉट रिलेटेड टू कंसोलिडेशन है, बट डेफिनेटली ये इशू भी आगे आने वाला है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सब्सिडरीज हैं उनको लिस्ट किया जाए और वैल्यू फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उसको लिए अनलॉक की जाए, जिसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर तो गवर्नमेंट ही है। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव है कि फॉरेन फंड्स जो हैं इंडिया में इन्वेस्ट करें और बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्ट करें तभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हम आसानी से कर सकेंगे। तो जो एक कैप है 26% की वोटिंग राइट्स के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो 26% का एक कैप है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसे 40% के करीब फर्स्ट स्टेज में लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद कंट्रोलिंग राइट देने के लिए 51% तक भी लेके जाना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट उस बारे में बातचीत कर रही है और एक पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, क्योंकि एसएमबीसी बैंक को यस बैंक में जैसे जैसे सैंक्शंस मिलती जा रही हैं, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट फ्रंट। जब ये सब मर्जर्स अगर होते हैं, कंसोलिडेशन होती है, बट वी विल बी नीडिंग सम मोर स्मॉलर बैंक्स, तो कुछ बैंकों को और यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस देने के भी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो ये सब तो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या होगा आई एम नॉट श्योर, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हमें कंसोलिडेशन करना है और अगर 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए बाय 2040, तो ये सब चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1 by 1 होने ही वाली हैं। तो आइए अब बात करते हैं एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है कि अगर हम ऑलरेडी बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं और ये न्यूज़ अगर आती है और अगर इसमें से जो भी हमने पॉसिबिलिटीज बताई हैं अगर ये मैच्योर होती हैं, तो हमें अपने आप को पोजीशन कैसे करना है। जब कभी भी कंसोलिडेशन मर्जर होगा तो जो स्वैप रेशो शेयर्स की डिसाइड की जाती है पिछले 6 महीने की एवरेज शेयर प्राइस के ऊपर डिसाइड की जाती है। दोनों बैंकों को डिसएडवांटेज नहीं होता है, दोनों बैंक के शेयर होल्डर्स को डिसएडवांटेज इमीडिएटली नहीं होता है, तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है कि वेदर वी आर इन्वेस्टेड इन द मर्ज्ड इन एंटिटी और
मर्जिंग इन एंटिटी। यस, जो मर्जिंग बैंक रहता है जिसमें मर्ज किया जाता है उसमें थोड़ा बहुत डिसरप्शन रहती है 6 महीने साल के लिए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में उसको मर्जर के एडवांटेजेस ही मिलते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है। अब हमें और क्या करना है, हमें फोकस करना है जहां भी अगर एफडीआई का 26% का अगर बढ़ा के 40% होता है तो वो कौन से बैंक है जहां पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जैसे येस बैंक है, उसके ऊपर हम फोकस करके कर सकते हैं। और भी बैंक ऐसे आगे आएंगे। यूनिवर्सल बैंक की हमने बात की, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑलरेडी लाइसेंस मिल चुका है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइन में है यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस लेने के लिए। इनके फंडामेंटल्स को देखते हुए, बैलेंस शीट को देखते हुए हम इनमें इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। और इस सब प्रोसेस में वन थिंग इज वेरी क्लियर, बिगर बैंक्स में वी शुड रिमेन इन्वेस्टेड। एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब में अगर हम इन्वेस्टेड हैं वी शुड रिमेन इन्वेस्टेड। और अगर कुछ भी कंसोलिडेशन होती है तो उसका इमीडिएट फायदा तो इन सब बैंकों को ही मिलने वाला है। तो देखते हैं अगले महीने कैसे कैसे न्यूज जो है अनलॉक होगी, क्या डिस्कशंस पेपर में निकल के आएगा। बट वी हैव टू गेट रेडी फॉर वट एवर हैपन्स इन फ्यूचर। हमें पता होना चाहिए कि जो भी न्यूज आती है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और हमारे पोर्टफोलियो को वो कैसे इंपैक्ट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स राउंड 2।